दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पेरिहीलियन और एफिहीलियन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। दोस्तों सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक इलिप्टिकल पाथ पर घूम रही होती है। अब जब हम लोग इलिप्टिकल पाथ की बात करते हैं तो वहां पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। आइए पहले उसको समझते हैं। दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई एक सर्कल हो और तो उसका एक सेंटर होगा। सेंटर मान लीजिए O है और यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम मैंने दिया है A। अब ये जो A पोजीशन पर एक बॉडी हो और दूसरा बॉडी सपोज कीजिए कि यहाँ पर B है, तो इन दोनों की दूरी इस सेंटर से बराबर होगी। ये अगर R है तो ये भी क्या होगा R। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर सर्कल पर हम किसी बॉडी को घुमा रहे हैं तो उसकी दूरी सेंटर से हमेशा समान होगी, हमेशा बराबर होगी। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का पाथ है जिसे हम लोग कहें इलिप्टिकल पाथ है, एक इलिप्स है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कंडीशन है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। होता क्या है कि इलिप्स में दो सेंटर होते हैं। तो जब इलिप्स में दो सेंटर होते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बॉडी सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है जो कि इस इलिप्टिकल पाथ पर घूम रही है, तो वो इन दोनों ही सेंटर से जो अपनी दूरी है वो हमेशा बदलते रहेंगे। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर इस जगह पर अगर सन है, सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ऐसी स्थिति में ये जो डिस्टेंस है वो अगर यहाँ पर R है तो दूसरे कंडीशन में जब पृथ्वी यहाँ पर आती है तो ये कुछ और होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि वही हो, हम इसको कह देते हैं कि R1 है। अब तीसरी स्थिति में अगर पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पर है तो ये कुछ और होगा और ये होगा R2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलिप्स पर कोई बॉडी अगर घूमता रहे तो उसकी जो दूरी है उसके किसी भी सेंटर से, इसको लीजिए या इसको लीजिए, वो हमेशा बदलती रहती है, वो एक समान नहीं रहती है जैसा कि सर्कल के केस में होता है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर घूम रही होती तो ऐसी स्थिति में R और R हमेशा बराबर होता, एक जैसा होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर क्या है कि भाई जो सूर्य है वो यहाँ पर एक फोकस के ऊपर है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही होती है। तो अब एक बात यहाँ पर देखिए कि जब पृथ्वी इस जगह पर होगी तो सूर्य से इसकी दूरी बहुत कम होगी, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर होगा और उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं पेरिहीलियन। मतलब साफ है कि जब सूर्य से सबसे नज़दीक की दूरी पर, सबसे नज़दीकी मतलब आप कह लीजिए पोजीशन पर जब पृथ्वी उपस्थित होती है तो उसे हम कहते हैं पेरिहीलियन, हिंदी में उपसौर। तो ये जो पोजीशन है ये 3 जनवरी के आसपास उपलब्ध होती है। 3 जनवरी के आसपास मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए एग्जैक्टली 3 जनवरी को ही हर साल ये पोजीशन प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी 2 को भी हो जाता है, कभी कभी 4 को भी हो जाता है, कभी कभी 5 को भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस साल में पेरिहीलियन कब होना है, लेकिन वो 3 जनवरी के आसपास ही होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चलो भाई 3 जनवरी क्या है, इसका एक पॉइंट हम लोगों ने मान लिया है। अब देखिए दूसरी तरफ है ये पोजीशन। इस पोजीशन में जो पृथ्वी है वो सूर्य से अपने मैक्सिमम दूरी पर रहता है। मैक्सिमम दूरी मतलब सबसे सर्वाधिक दूरी, इससे अधिक दूरी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सर्वाधिक दूरी की स्थिति है इसको हम लोग कहते हैं एफिहीलियन। एफिहीलियन मतलब अपसौर, हिंदी में इसको बोलते हैं अपसौर। अब देखिए ये जो अपसौर की स्थिति है ये 4 जुलाई को उपलब्ध होती है। अब 4 जुलाई को उपलब्ध होती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर साल एग्जैक्टली 4 जुलाई को ही उपलब्ध होगी। भाई क्या होता है कि जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आप एक बात तो समझ गए कि पेरिहीलियन क्या होता है और एफिहीलियन क्या होता है। अब इसके आगे हम लोगों को एक बात यहां पर चर्चा करना है और वो चर्चा है ऋतु के बारे में, जो सीजन होता है उस सीजन के बारे में। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये इक्वेटर है, ठीक है, और इक्वेटर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो नीचे का हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं सॉदर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि हम लोग ये वीडियो अभी इंडिया से बना रहे हैं और इंडिया में हम लोग इसे देख रहे हैं,
तो हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन वही अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो वो सॉदर्न हेमिस्फीयर में है। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जनवरी में सर्दी का मौसम रहता है और जुलाई में गर्मी का मौसम रहता है। तो जब सूर्य के सबसे नज़दीक है ये पृथ्वी, उस समय में हमारे यहाँ पर सर्दी कैसे होता है भाई? और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर है उस समय में हमारे यहाँ पर गर्मी कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि कुछ विचित्र कॉन्सेप्ट है कि भाई जब पृथ्वी सूर्य के करीब है तो हमें सर्दी लगता है और जब पृथ्वी सूर्य के दूर है तो हमें गर्मी लगती है। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि ये विचित्र कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, तो उसका जवाब हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए होता क्या है। तो अब इसके पीछे जो कारण है वो कारण है पृथ्वी का अपने एक्सिस पर झुका हुआ होना। पृथ्वी अपने एक्सिस पर अगर 90 डिग्री पर होता तो फिर ये स्थिति नहीं होती, लेकिन ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री के एंगल पर। और इसी के वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉदर्न हेमिस्फीयर का जो ऋतु है, जो सीजन है, वो अलग अलग होता है। जनवरी के महीने में जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब हो तो उस समय में हमारे यहाँ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर सर्दी का मौसम होगा तो सॉदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है। क्योंकि आप अगर ध्यान दीजिए तो ये वाला पोर्शन सूर्य के इधर टिल्ट है, झुका हुआ है, और ये वाला पोर्शन सूर्य से दूर टिल्ट है, झुका हुआ है। तो जो सूर्य से ये दूर इधर की तरफ इसका ओरिएंटेशन होता है, इसी की वजह से क्या होता है कि हमें जो सूर्य से मिलने वाली रोशनी होती है वो रोशनी तिरछी मिलती है, यानी कि ऑब्लिकली हमें वो रोशनी प्राप्त होता है, तिरछी। और इस जगह पर क्या होता है कि चूंकि सूर्य के फ्रंट में आ जाता है, जिसकी वजह से सॉदर्न हेमिस्फीयर वालों को यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट मिलता है और इसके वजह से यहाँ क्या हो जाता है, गर्मी का मौसम। अब देखिए कि इसका ठीक उल्टा इस जगह पर होता है। पृथ्वी जब घूमते हुए इस स्थान पर पहुंचती है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा है वो सूर्य के सामने पड़ता है, यानी कि इस दिशा में आप देखिए तो डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ रहा होता है। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा तो इस जगह पर क्या होगा, गर्मी होगी। लेकिन इसी जगह पर जो सॉदर्न हेमिस्फीयर है वो ऐसे इधर पीछे निकला हुआ है, और जिसके वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर ऑब्लिकली सनलाइट पड़ता है, तिरछी सनलाइट का गिरना होता है, जिसके वजह से इस जगह पर सर्दी का मौसम होता है और इधर वाले पोर्शन में गर्मी का मौसम होता है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो पेरिहीलियन का समय होता है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम होता है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑब्लिकली गिर रही होती है, तिरछी गिर रही होती है, और सॉदर्न हेमिस्फीयर में उसी समय में गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि वो सूर्य के ठीक सामने पड़ता है और उसके ऊपर जो डायरेक्ट सनलाइट है वो पड़ते रहता है, जिसके वजह से पेरिहीलियन के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम, सॉदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम। ठीक इसका उल्टा जब आप एपिहीलियन पे आएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम और सॉदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान में रखना होगा कि जब सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ पर सर्दी होती होगी तो वो हमारे यहाँ जितनी सर्दी होती है उससे अधिक सर्दी होती है, और अगर सॉदर्न हेमिस्फीयर वालों के यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है तो हमारे यहाँ जब गर्मी का मौसम होता है उससे अधिक गर्म वहाँ पर मौसम होगा। उसके पीछे कारण क्या है, तो सूर्य से जो डिस्टेंस है वो। अब देखिए चूंकि ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि 15.21 करोड़ किलोमीटर्स और 14.70 करोड़ किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी अंतर तो है। तो अगर हम कभी भी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉदर्न हेमिस्फीयर में कौन अधिक गर्म होगा या कौन अधिक, यानी कि किस जगह पर अधिक सर्दी लगेगी या किस जगह पर अधिक गर्मी लगेगी, अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो सॉदर्न हेमिस्फीयर है उसमें नॉर्दर्न के कंपैरिजन में गर्मी भी अधिक होगी और सर्दी भी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नज़दीक होता है। और जब नज़दीक हो, सूर्य के नज़दीक अगर पृथ्वी रहती है उस टाइम में अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा हो सॉदर्न हेमिस्फीयर पर तो ऑब्वियसली ये वाला जो पोजीशन होगा उसमें अधिक गर्मी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा होता है तो डिस्टेंस अधिक है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि सूर्य से हम जितनी दूर जाते हैं उतना ही अधिक उसका जो टेम्परेचर है वो कमता चला जाएगा, और जितना करीब आएंगे उतना ही
हम लोगों को अधिक गर्मी लगती रहेगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एप्साइड लाइन की, एप्साइड रेखा की। दोस्तों एप्साइड रेखा कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी रेखा है जो कि पेरिहीलियन पोजीशन को और एफिहीलियन पोजीशन को एक दूसरे से जोड़ती है। ये जो रेखा है वो सन के सेंटर से होकर गुजरती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये एक काल्पनिक रेखा है, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा है वो है पेरिहीलियन यानी कि उपसौर जो कि 3 जनवरी को उपलब्ध होता है। दूसरा है एफिहीलियन यानी कि अपसौर जो कि 4 जुलाई को उपलब्ध होता है। और जो तीसरा है वो है एप्साइड रेखा यानी कि एप्साइड लाइन जो कि एक काल्पनिक लाइन है जो कि सूर्य के सेंटर से होकर के गुजरती है और वो पेरिहीलियन और एफिहीलियन को एक दूसरे से जोड़ती है। और जो चौथा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा वो है टेम्परेचर के बारे में। हम लोगों ने ये जाना कि जब पेरिहीलियन का समय होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है। उसी तरीके से जब एफिहीलियन का समय होता है तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक और बात जानी कि भाई जब कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो टेम्परेचर होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर से थोड़ा सा अच्छा होगा यानी कि कम होगा। गर्मी के समय में वहां पर कम गर्मी लगेगी इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर और सर्दी के समय में वहां पर कम सर्दी लगेगी इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।